नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर पारुमिता चौबे आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ अंतर्निवेश की एक और कड़ी में। और जैसा कि आप सभी को पता है कि अंतर्निवेश जो ये प्लेटफॉर्म है, इसका उद्देश्य है कि भारत में जितने भी टीचर एजुकेटर्स हैं उनको हम लोग इस प्लेटफॉर्म में एक साथ लाने का एक प्रयास किए हैं और बच्चों से जुड़ी हुई, उनकी टीचिंग लर्निंग से जुड़ी हुई हर एस्पेक्ट्स को हम टच करने की, कवर करने की कोशिश करेंगे। और इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ हैं मिस्टर शिव शंकर कपूर जी, जो कि लेक्चरर हैं शासकीय दृष्टिबाधित उच्चतर विद्यालय जबलपुर में। सर का लगभग 8 साल का अनुभव है विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के क्षेत्र में, और साथ ही इन्होंने NIVEH में 5 साल का इनका टीचिंग का एक्सपीरियंस है। सर आज हमें दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की शिक्षा संबंधी चुनौतियां और उनका समाधान इस विषय में सर बताएंगे। शिवशंकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर हमें बताएं कि दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की क्या क्या समस्याएं होती, किस तरह की उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है डे टू डे लाइफ में और उनकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। सभी को मैं आज दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की शिक्षा को लेकर के हमारा ये परिचर्चा होने जा रही है। तो सर्वप्रथम जो बच्चे दृष्टिबाधित हैं उनकी जो प्रॉब्लम है वो सेंसरी इम्पेयरमेंट है। सेंसरी इम्पेयरमेंट है संवेदना की कमी। और जब एक व्यक्ति देख नहीं सकता, इसका मतलब वो एक दृष्टिबाधित है। तो सेंसरी इम्पेयरमेंट की श्रेणी में जब आती है तो मुख्य रूप से दृष्टिबाधित दो तरह के होते हैं, दो प्रकार में होते हैं। लो विजन जो थोड़ा देख सकते हैं, और पूर्ण दृष्टिबाधित। ये हमारा जो नया दिव्यांगता विधेयक है 2016, उसमें इसका उल्लेख किया गया है। अब जब हम ये मानते हैं कि दृष्टि संवेदना है, तो ये भी हमें पता है कि दृष्टि एक डिस्टेंस सेंस है, दूरस्थ इंद्रिय है। दूरस्थ इंद्रिय यानी दूर से हम देख सकते हैं। जब एक बच्चे के पास अगर ये सेंस नहीं है तो हम समझ सकते हैं कि उसकी जो लिमिटेशन है ना, सीमा है, वो बंध जाती है। कि मान लीजिए मुझे एक किलोमीटर से कुछ देखना है, या आधा किलोमीटर से कुछ देखना है, या 200 मीटर से कुछ देखना है, तो मैं देख सकता हूं अगर मुझे दिखाई देता है। और अगर विजन नहीं है तो वो मैं देख नहीं सकता। ना देख पाने के कारण समस्याएं बढ़ जाती है। और ये रिसर्च से पता चला है कि लगभग 80% नॉलेज हम अपनी दृष्टि संवेदना से प्राप्त करते हैं। तो जब बच्चा जन्म लेता है तब उसे नहीं पता रहता है कि मुझे दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, और तब तक पता नहीं चलता जब तक कि औरों से उसे अलग ना समझा जाए। जब धीरे धीरे वो वस्तुओं से टकराता है, घर में कई चीजों से टकराने के कारण डांट खाता है, तब मुझे एहसास होता है। यही एहसास उसको फिर जीवन में कई बार ऐसी बाधाएं आती है जिसके चलते वो अपनी समस्याओं का सामना करता है, और ये सीमाएं उसे जो है रोकती है। शिक्षा लेते समय जब एक समावेशी विद्यालय में और बच्चे प्रिंट किताब से पढ़ रहे हैं, वो बच्चा ब्रेल से पढ़ रहा है, तब उसे एहसास होता है कि मैं तो अलग हूँ। विशेष विद्यालय में जब बच्चा अपने पेरेंट्स को छोड़ करके आता है और जब विद्यालय जाता है तो उसे लगता है कि मेरे और भाई बहन घर में ही पास के स्कूल में जा रहे हैं, मैं एक विशेष विद्यालय में जा रहा हूँ। तो ऐसे चलते वो फिर अपनी जिंदगी की शुरुआत करता है, तो समस्याएं आती है। मोबिलिटी की समस्या होती है, चलने फिरने की समस्या, पढ़ने लिखने में एक उसकी सीमा बन जाती है, वातावरण में सीमा बन जाती है। जब बस में घर से जा रहे हैं परिवार के साथ और बच्चे बोलते देखो वो पेड़ है, देखो वो क्या लगा है, वो बच्चा क्या करेगा? वो बस में जा जरूर रहा है, ट्रेन में जा जरूर रहा है, लेकिन उसको वो इंफॉर्मेशन, सूचना से वो वंचित रह जाता है। तो जो अनुभव है, लैक ऑफ एक्सपीरियंस है, उसमें भी कमी आती है उसके चलते। तो इस तरह से समस्याएं जीवन में प्रॉब्लम आती है, और ये प्रॉब्लम आती है लिमिटेशन के कारण, है ना। लिमिटेशन जो है, सीमाएं जो है, वो बर्थ और लोवेनफेल्ड ने 3 तरह से सीमाओं को बताया था। उसमें से एक मुख्य होती है ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी, अनुस्थिति ज्ञान और चलिष्णुता की, और अनुभव की कमी, और वातावरण में विभिन्न वस्तुओं के प्रचार एवं प्रकार की कमी का
वो पता नहीं कर पाता। ये जो मनोवैज्ञानिक कारण है, इससे उसकी जो दृष्टिबाधित व्यक्ति की समस्याएं जीवन में शुरू से लेके जीवन में आती ही है। जी मैडम। हमारे साथ आज पैनलिस्ट हैं और मैं सारे पैनलिस्ट से आप सभी को इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगी। हमारे साथ हैं डॉक्टर वर्तिका श्रीवास्तव, डॉक्टर उपासना रे, डॉक्टर सुमिन प्रकाश, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे। आप सभी को से निवेदन है कि आप अगर कुछ सवाल पूछना चाहें तो हमारे स्पीकर से पूछ सकते हैं। सुमिन जी नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद अपने इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए। जी उपासना दी नमस्कार। नमस्कार पारुमिता, और हम सर से सुनने के लिए बहुत ही उतावले हो रहे हैं। नमस्कार वर्तिका दी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपका नमस्कार। आप सर से कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। अभी सर ने बताया कि किस तरह की समस्याएं जो दृष्टिबाधित बच्चे फेस करते हैं, तो समस्याओं के बारे में चर्चा शुरू हो गई है और इसी के साथ मैं चाहूंगी कि पैनलिस्ट कुछ सवाल उनसे पूछे ताकि हमारी क्लैरिटी सब्जेक्ट में बनती रहे। सुमिन जी आप एक सवाल पूछिए प्लीज। जी 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 मैं डॉक्टर कपूर से जानना चाह रहा हूँ कि ये जो दृष्टिबाधित बच्चे हमारे, ये बच्चे इनको कैसे पहचाना जाए, इनकी क्या लक्षण होते हैं जिससे कि हम उनको आसानी से देख करके, या कोई और क्या तरीका है हमारे पास? बहुत ही अच्छा सवाल है। दो तरह से फंक्शनल असेसमेंट कहते हैं हम लोग। एक होता है क्लिनिकल असेसमेंट और एक होता है फंक्शनल असेसमेंट। एक होता है कार्यात्मक आकलन और चिकित्सकीय आकलन। तो जब बच्चा घर में हो तो घर के लोग जब वो वस्तुओं से टकरा रहा है, वस्तुओं को पहचान नहीं रहा है, किसी चीज को पास में ले जा करके देख रहा है, किसी चीज को एक आंख से बंद करके देख रहा है, कई बार वो बच्चा ये कहता है कि मुझे सर दर्द हो रहा है, मुझे अलग लग रहा है, या कई बार जब बच्चा विद्यालय में चले आए तो टीचर के जो अनुदेशन होते हैं उनका पालन नहीं कर रहा है, टीचर की तरफ अपना आई कांटेक्ट नहीं बना पा रहा है, या अपने साथियों को पहचानने से इनकार कर रहा है। ऐसे कई लक्षण हैं जो एक टीचर, एक पेरेंट्स अपने घर में ही एक दृष्टिबाधित बच्चे का आइडेंटिफाई, पहचान कर सकता है। और उनको पहचानने के लिए शिक्षक को भी और पेरेंट्स को भी एक आधार पे नहीं कहना है कि मान लीजिए बच्चा ये कह रहा है कि यार मुझे तो ना मेरी आंखों में दर्द हो रहा है या मेरी आंख लाल हो रही है, उस आधार पे आप किसी को ब्लाइंड नहीं कह सकते। कम से कम 3-4 कारण है कि वो आंख का दर्द भी बता रहा है, वो ये भी कह रहा है कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, वो ये भी कह रहा है कि मुझे तो है ना कई बार आंखें बंद चालू होती है मेरी, वो कई बार कह रहा है बच्चा कि मुझे तो ना देखते देखते आंसू हो जाते हैं। तो ऐसे 2-3-4 कारण जब हो जाते हैं तब हमें ये मानना पड़ेगा कि इस बच्चे को कुछ ना कुछ तो आंखों की समस्या है। और ये जनरल लक्षण है। कई बार हम लोग अपने घरों में भी देखेंगे कि सर दर्द होता है तो आई डॉक्टर के पास चले जाते हैं। कई बार आप लोग अपने हमारे घरों में जब देखते हैं हम लोग की बच्चा आंसू निकाल रहा है तो हम आई ड्रॉप वगैरह डॉक्टर से लेने चले जाते हैं। लेकिन वो ब्लाइंड थोड़ी ना है, वो तो एक आध लक्षण के आधार पर आप डॉक्टर पास ले रहे हैं। लेकिन जब ये 3-4 लक्षण हो रहा है कि पास से देखना, पढ़ते समय किसी चीज को नजदीक से ले जाना, किसी वस्तु को पहचानने के लिए खिलौना है, खिलौना को पहचानने के लिए नजदीक से ले आना, छूना ज्यादा करके, टच करना, ये आधार पे आप 3-4 आधार पे बच्चों को फिर क्लिनिकल असेसमेंट की ओर ले जाओगे। लेकिन उससे पहले आइडेंटिफाई करोगे। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? इन आधारों पे, इन लक्षणों पर। जी सर। जी एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है कि ऐसे बच्चों की पहचान तो होती है, क्योंकि आप इस फील्ड में काम कर रहे हैं, आप इसके विषय विशेषज्ञ हैं, तो इन बच्चों को और इसके अलावा ये जो हमने बताया कि हम इसको कैसे पहचानें, इसके अलावा इनके शिक्षा के लिए कैसे क्या प्रयास करते हैं आप, कैसे इनको शिक्षित करते हैं? जी, जब घर में पेरेंट्स ये पहचान लेते हैं कि ये बच्चे को कुछ आंखों का प्रॉब्लम है, डॉक्टर को दिखाया जाता है। डॉक्टर भी अगर ये कह देता है कि इसका तो विजन कम है अपेक्षाकृत, या बहुत कम है, या इसका विजन नहीं है, तो डॉक्टर जब क्लिनिकल असेसमेंट करने के बाद ये कह देता है तो बच्चे को हर डिसेबिलिटी को हम ये कहते हैं कि एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए। तो वो जब दिव्यांगता प्रमाण पत्र बच्चा प्राप्त कर लेता है तो पेरेंट्स को ये छूट दी गई है कि वो चाहे तो स्पेशल स्कूल में और वो चाहे तो
समावेशित विद्यालय में, इंक्लूसिव सेटअप में अपने बच्चे को अपने गांव में, अपने आसपास के एरिया में उसे दाखला दिला दे और एडमिशन उसका वहीं पे स्कूल में करा दे। तो जब बच्चा स्पेशल हो गया, उसकी पता चल गई, तो टीचर्स को स्कूल में उस तरह का एनवायरनमेंट, उस पे मैं आऊंगा अगर आप मुझे अनुमति देंगे तो, उसके अनुकूल एनवायरनमेंट, और पेरेंट्स उसकी जो लिमिटेशन है, सीमाएं हैं, उसको ध्यान में रखते हुए उसकी एजुकेशन की इनिशियल शुरुआत करें। लेकिन उससे जरूरी है कि इंटरवेंशन हस्तक्षेप, कि वो मीडिएटर लर्निंग करेगा बच्चा, अगर वो नहीं देख रहा है तो, है ना, मीडिएटर लर्निंग, मध्यस्थतापूर्ण शिक्षण, किसी चीज को सिखाने के लिए कंघी करना, बाल बनाना, तो उसको पेरेंट्स सिखाएंगे, जो डीएलएस हम लोग बोलते हैं, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग या डेली लिविंग स्किल, उससे सिखाना जरूरी है बच्चे को। नहीं तो वो स्कूल में जाएगा तो वो अलग लगेगा ना। इसी तरह से नहाना है तो बच्चे को जनरली छोटे बच्चे को घर में सिखाया जाता है, या बच्चा आता है, लेकिन दृष्टिबाधित है तो उसको सिखाने के हमें शुरुआत करनी पड़ेगी। तो आइडेंटिफिकेशन के बाद इंटरवेंशन करके उसका स्कूलिंग के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। और हमारे देश में जैसे कि पता है कि राष्ट्रीय दृष्टिबाधिता संस्थान है जो भारत सरकार के अधीन है, और ये देहरादून में है। इसी तरह से राज्य सरकारों ने भी राज्य सरकार के सामाजिक न्याय और समाज कल्याण विभाग, अलग अलग नामों से है, या सामाजिक दिव्यांगजन विभाग, उनके अधीनस्थ गवर्नमेंट के स्पेशल स्कूल है। इसके अलावा सर्व शिक्षा अभियान, आजकल वो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और IEDSS के तहत हम लोग उन बच्चों को अपने ही आसपास के विद्यालयों में इंक्लूसिव सेटअप में एडमिशन दिलाते हैं। फिर वो अपनी एजुकेशन लेते हैं। उनकी कुछ विशेष आवश्यकताएं होती है, उस पर मैं आऊंगा। विशेष आवश्यकताओं के आधार पे फिर हम उनकी शिक्षा की शुरुआत करते हैं। जी सर। जी शिव शंकर जी, एक चीज और हमें बताएं। जैसे हम लोग एक दर्शक के रूप में अगर देखें तो कई बार समाचार पत्रों में हम लोग पाते हैं कि इस तरह के बच्चे जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं, जो विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन जिनको हम लोग कहते हैं, इनको स्कूलों में, सामान्य स्कूलों में, अपने घर के आसपास के स्कूलों में दाखिला नहीं दिया जाता है, या उसमें प्रधानाध्यापक द्वारा या स्कूल के मैनेजमेंट द्वारा, या कई बार ऐसा भी हुआ है, कई कई राज्यों में ऐसी खबरें आती हैं कि बच्चों के, दूसरे सामान्य बच्चे, उनके अभिभावक इस बात का विरोध करते हैं कि अगर मेरा बच्चा आपके संस्थान में अगर पढ़ेगा, ठीक है, तो इससे भी कोई समस्या आ सकती है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसी समस्याएं क्या वाकई में आती हैं? हाँ बिल्कुल। देखिए, हमारा जो देश है वो ग्रामीण परिवेश का है, और दूसरा सच बात यह है कि दिव्यांगता और गरीबी का बहुत नजदीकी संबंध है। जी मैं एग्री करता हूँ। हाँ, जो ये एक सिक्के के दो पहलू है, और मैंने बताया कि ये ग्रामीण एरिया परिवेश ज्यादा है हमारे देश में। तो आम बोलचाल की भाषा में क्या होता है, जब समान समान समतल नहीं होगा ना, असमतल जहां होगा, ऊंचा नीचा होगा, ऊपर नीचे होगा, वहां भेदभाव होना स्वाभाविक बात है। लेकिन भारत सरकार का 1995 का जो एक्ट है, उसका जो चैप्टर 5 है एजुकेशन, उसका आर्टिकल 26 बोलता है अप टू 18 ईयर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, यानी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा 18 वर्ष तक देनी है। अब तो 2016 का अधिनियम भी आ गया है जो आज है। इसके पहले अगर हम देखें तो शिक्षा का अधिकार 2009 और संशोधित अधिनियम 2012, उसमें जो प्रावधान किए हैं, उस आधार पे परिवर्तन अवश्य आया है शिक्षा में, कि अब बच्चा अपने ही गांव के, अपने ही आस पड़ोस के विद्यालय में जा सकता है। समस्या आ रही है एटीट्यूडनल बैरियर, अभिवृत्ति का जो बाधा है, जो रुकावट है, वो एक समस्या आज भी है कि पेरेंट्स उससे या तो स्वीकार नहीं करते, या स्वीकारता देते हैं तो अति संरक्षण देते हैं, या आस पड़ोस के लोग नहीं देते, या विद्यालय के जो प्रशासनिक व्यवस्था है, या जो स्कूल के पीयर्स ग्रुप है, वहां पर जरूरत है अवेयरनेस की, जागरूकता की, ताकि उनका जो एटीट्यूड है का प्रॉब्लम है, अभिवृत्ति वाला जो सोच है, उसमें बदलाव की अपेक्षा मुझे लगता है कि होनी चाहिए। उसके लिए ऐसे दृष्टिबाधित लोगों को जो रोल मॉडल है उनसे मिलवाना चाहिए। ऐसी दृष्टिबाधा और दिव्यांगता पे आधारित जो वीडियो बने हुए हैं, उनका वहां पर चलचित्र के माध्यम से या वीडियो दिखा करके
जागरूकता करना चाहिए, या नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से गांव में जागरूकता लानी चाहिए, तो मुझे लगता है परिवर्तन आएगा। लेकिन हाँ, ये बात मैं जरूर कहूंगा, अब कम से कम एडमिशन वाली प्रॉब्लम नहीं आ रही है ना? जो डोर बंद है, डोर क्लोज थे, दरवाजा बंद था विशेष बच्चों के लिए, खासकर दृष्टिबाधित बच्चों के लिए, अब वो समस्या नहीं आ रही है। लेकिन अब कहाँ आ रही है? उनको एक्सेप्टेंस की थोड़ी कहीं कहीं पे आ रही है, जिसे मैं स्वीकार करता हूँ कहीं ना कहीं। उसमें धीरे धीरे लेकिन परिवर्तन हो रहा है, और जरूर होगा आगे, ये हमें आशा है, जिससे हमारे बच्चे उनके पेरेंट्स के साथ ही रह सके, और उनके पेरेंट्स के साथ ही वहीं के वहीं वो एजुकेशन आसानी से ले सकेंगे, ये मुझे लगता है। जी सर। मुझे एक बात बोलना शिवशंकर था। जी। जी नहीं, इसी पे सुमिन, मुझे एक बात बोलना था। मैं ये बोल रही थी जी कि मैंने देखा है कि मतलब पढ़ाते वक्त कि जो बच्चे कम से कम स्टैंडर्ड 5 तक अपने ब्लाइंड स्कूल में पढ़ के आते हैं, उनका जो वे होता है टू कोप विद सिचुएशंस, दे बिकम फार मोर एम्पावर्ड दैन अदर्स who are totally in the inclusive setting from the very beginning. So, Sumin, hello. जी हेलो। जी जी। हाँ, ये आप अपने पीएचडी के वक्त का अभिज्ञता बता सकेंगे और वर्तिका भी बता सकेंगे इस पे, बट मैं उसी पे मैं अग्री करूंगी कि जब मेरा जो पीएचडी का टॉपिक था वो वीआई गर्ल्स के ऊपर ही था, तो उसमें जब जो जीवन ज्योति जो वाराणसी में ब्लाइंड स्कूल है, वहां पर जो मैंने उन गर्ल्स का इंटरव्यू वगैरह लिया था, तो उसमें मैंने देखा था कि जितना बेटर उनको एम्पावर या स्किल्ड कह सकते हैं, जो आजकल जो हम लाइफ स्किल्स की बात कर रहे हैं, उस स्पेशल स्कूल उनको बहुत बेहतर तरीके से प्रोवाइड करा था, जहाँ पे वो रेसिडेंशियल रहती थी लड़कियां, इन कंपैरिजन टू द इंक्लूसिव सेटअप। नो डाउट एजुकेशन इंक्लूसिव सेटअप में उन्हें मिल रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली वो जरूरी भी है, क्योंकि अल्टीमेटली दे हैव टू बी मेन स्ट्रीम इनटू द सोसाइटी। बट स्पेशल स्कूल के रोल को हम नकार नहीं सकते हैं, वो एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है इन स्टूडेंट्स की लाइफ में, जो मुझे समझ में आया था। हाँ, मुझे भी जैसे लगता है, शंकर जी आप बता सकेंगे, जो एटलीस्ट 5 या 6 कक्षा तक इन्हें कम से कम मिनिमम ब्रेल जो होता है, अगर इफ दे बिकम इक्विप्ड इन ब्रेल, सोनिक मूवमेंट एंड अदर थिंग्स, उसके बाद अगर हम लोग उनको ले आए इंक्लूसिव सेटिंग में, तो इंक्लूशन भी एक सक्सेस हो सकता है। क्योंकि देखिए, आई एम फ्रॉम इंक्लूसिव एजुकेशन, आई, वर्तिका, एवरीबडी, बट ये बहुत बड़ा समस्या है कि इंक्लूशन जूनियर क्लासेस में सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, पहला। हाँ, और दूसरा है, जो बच्चे आपके स्पेशल स्कूल से आके इंक्लूसिव में आते हैं, वो टोटली इंक्लूसिव वाले बच्चों से बहुत ज्यादा अधिक सीख पाते हैं और इंक्लूशन में आके भी अपना एक स्थान बना पाते हैं। ये मतलब ये मेरा अभिज्ञता है, शायद वर्तिका जी इस अभिज्ञता के साथ भी करें। हाँ, इस पे आप क्या बोलेंगे, मतलब इसमें आपका क्या राय है इस अभिज्ञता के ऊपर? जरूर इन्वायरमेंट का एजुकेशन पर बहुत बड़ा एक फैक्टर माना जा सकता है। आप इस बात से शायद सहमत ही रहेंगे कि वातावरण जैसा मिलेगा उस तरह से उसका एजुकेशन, उसका भविष्य संवरता है ना? घर का वातावरण हो सकता है, विद्यालय का वातावरण। तो अगर हम स्पेशल स्कूल और इंक्लूसिव स्कूल की बात करें, तो स्पेशल स्कूल में होता यह है कि बच्चा जब 6 साल 7 साल में आता है, तो वहां वो उस माहौल में ये देखता है कि उसी के तरह के बच्चे उसके साथ हैं, उसी के तरह का माहौल उसको वहां मिल रहा है, उसी के अनुकूल उसको वहां पे सिखाया जा रहा है। क्योंकि एक क्लास में 6 बच्चे, 7 बच्चे, 10 बच्चे भी अगर हैं, तो वो उसको पता रहता है बच्चे को भी कि मेरे ही तरह के सारे बच्चे हैं, तो वहां उनको स्वतंत्रता ज्यादा मिल जाती है, मेरा मानना ये है। और स्वतंत्रता ज्यादा मिलने से क्या होगा, वो अपनी बात को कह पाते हैं, अपनी बात को एक्सप्रेशन उनका हो पाता है। अब आता है इस समावेशित विद्यालय में। समावेशित विद्यालय में होता ये है कि अगर छोटा बच्चा गया, तो उसके साथ लिमिट, सीमाएं क्या हो जाएगी कि जो 40 बच्चे हैं, 35 बच्चे हैं, उसमें अगर 1-2 बच्चे हैं, तो
उस बच्चे पे कितना ध्यान दिया जाता होगा ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जरूर ये होता है कि उसको कहीं ना कहीं ये फील हो जाता है कि मैं इन बच्चों में कहीं ना कहीं अलग हूँ। मैं क्योंकि कई बार कक्षा में नर्सरी क्लास हो तो वहां पर विजुअल उसको दिखाए जाते हैं, डिवाइस दिखाए जा सकते हैं, टीएलएम दिखाए जा सकते हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटी कराई जा सकती है कि जिससे ऐसा लगे कि चलिए अपने हाथों को खड़ा कीजिए और आप एक्टिविटी कीजिए। अब वो बच्चा तो शायद सुन तो लिया उसने, लेकिन वो कितना समझ पाया, या तो टीचर उस बच्चे तक पहुंचे या बच्चा टीचर से कह सके। तो वहां पर वो समस्या तो मुझे लगता है रहती है। इस कारण से दोनों में एक बच्चों में चेंज होता है। और जहां तक आप लोग कह रहे हैं, मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि प्राइमरी एजुकेशन स्पेशल स्कूल में होनी चाहिए, लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि बाद की एजुकेशन को हमें समावेशित विद्यालयों में और इंक्लूसिव स्कूल में इसलिए दिलानी चाहिए क्योंकि एंड ऑफ द डे हमें कहाँ जाना है, बच्चे को कहाँ जाना है, बच्चे को जाना है सोसाइटी में, है ना। जॉब करेगा वहां सारे ब्लाइंड बच्चे तो नहीं होंगे ना, वर्क प्लेस पे फैमिली में रहेगा वहां भी नहीं होंगे, जिस कॉलोनी एरिया में रहेगा वहां भी नहीं होंगे। तो जब ऐसा नहीं होगा तो हमें जल्दी से जल्दी उसका इंक्लूजन करना चाहिए। और अरस्तु ने कहा है कि जो परिवार है वो उसकी फर्स्ट पाठशाला है, पहला स्कूल है ना। तो हमें उसको भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ये कहीं ना कहीं बात मैं मानता हूं कि हमारे ब्लाइंड बच्चों को बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सीखनी पड़ती है, जैसे ब्रेल है और गणित के लिए टेलाफ्रेम वगैरह है, उनको सीखने के लिए स्पेशल टीचर की जरूरत होती है। इंक्लूसिव स्कूल में ये होता है कि टीचर होते हैं, स्पेशल टीचर होते हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन जरूरी नहीं कि वो उतने क्वालिफाइड हो, जरूरी नहीं कि वो उस बच्चे तक पहुंच पाए, क्योंकि एक स्कूल में अगर अलग अलग कक्षाओं में बच्चा है और तो टीचर तो एक ही होगा, तो वो उसकी पहुंच नहीं हो। लेकिन स्पेशल स्कूल में क्या होता है, अगर एक टीचर क्वालिफाइड नहीं है तो क्या हुआ, और टीचर तो क्वालिफाइड होते हैं, और टीचर को तो ब्रेल अच्छी आती है तो वो बता देते हैं। और वहां पर अगर टीचर कई बार टीचर के साथ नहीं रहते तो बच्चे अपने पीयर ग्रुप से सीख लेते हैं। तो ये एक मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक कारण है जो शायद आप मेरी बात से सहमत होंगे। जी शिवशंकर जी, उसी जो आपने कहा कि एक्सेप्टेंस और अल्टीमेटली इंक्लूसिव एजुकेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि वो सोसाइटी में ही बच्चा जा रहा है, उसी रेफरेंस में आपसे मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगी कि इंक्लूसिव सेटअप में फिर एक शिक्षक की भूमिका बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो एक शिक्षक किस तरीके से, अगर मान लीजिए अगर वो ट्रेंड नहीं है, उसे नहीं मालूम कि डिसेबल्ड स्टूडेंट्स या स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए के साथ हमें कैसे उनके साथ कैसे बिहेव करना है या उनके साथ कैसे उन्हें ट्रीट करना है उनकी प्रॉब्लम्स को, तो उसमें एक जनरल शिक्षक किस तरीके से क्या स्ट्रैटेजी अपनाए या क्या उसका रोल होना चाहिए, क्योंकि टीचर की भूमिका को हम नकार तो नहीं सकते, वो तो एक इम्पोर्टेंट भूमिका है, चाहे वो सामान्य बच्चे हों और चाहे वो दृष्टिबाधित बच्चे हों। तो उस केस में एक शिक्षक का रोल कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है? जी, अगर स्कूल में एक बच्चा हमारे कक्षा में है तो मुझे लगता है शिक्षक को ज्यादा कठिनाई और नहीं होगी, क्योंकि एक आध बच्चे दो बच्चों को डील करना बहुत कठिन नहीं है, बशर्त है कि टीचर की पॉजिटिविटी बहुत होनी चाहिए। जैसे एक तो एग्जाम्पल लेते हैं हम कि मान लीजिए कक्षा में उस बच्चे को आगे की सीट दे दी जाए, है ना, ताकि उसको सुविधा होगी। साथ ही साथ अगर मान लीजिए कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, हम गणित में वर्ग पढ़ा रहे हैं और आयत पढ़ा रहे हैं, तो टीचर उसका पिक्चर उस व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड पे बनाता है सामान्यतः, लेकिन एक ब्लाइंड बच्चा कैसे पहचाने? तो क्यों ना उनको एग्जाम्पल के लिए उसकी जो किताब है या उसका वो बेंच है, डेस्क है जहां पर वो बैठे हैं, वो उसका एग्जाम्पल उसको टच करा के है ना, कि ये देखिए ये इसके चार कोने हैं, इसमें ये लंबाई और चौड़ाई का अंतर है, इसलिए ये आयत है। और आपका जो हैंकी है, निकालो हैंकी अपना, हैंकी में क्या है, रुमाल आप यूज करते हो ना, उसमें देखिए चार कोने बराबर दिख रहे हैं, और उससे टच करा करके अगर उसको बता देंगे तो शायद मुझे लगता है यही तो इंक्लूजन है। आप वही बात व्हाइट बोर्ड पे उन बच्चों को भी बता रहे हो और वही बात थोड़ा सा समय निकाल करके हमारे बच्चे को भी, दृष्टिबाधित बच्चे को भी बता रहे हो। तो मुझे लगता है कि ऐसी रणनीति अपना करके टीचर इंक्लूसिव को बढ़ावा दे सकते हैं और बच्चे को भी शायद मुझे लगता है समस्या नहीं। ऐसे कई टॉपिक हम जब कक्षाओं में पढ़ाते हैं तो आते हैं जिनमें हम थोड़ा सा हल्का फुल्का एडोप्टेशन अगर करें
तो समस्या का समाधान भी हो जाएगा और उन बच्चों को अच्छा भी लगेगा कि वो एक्सेप्टेंस एक हमारी शुरू की जनरेशन को आती जाएगी कि हाँ, अगर हमारी क्लास में ये बच्चा था या स्कूल में ये बच्चा था, इसने पढ़ाई की थी। तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन ये इस तरह का माइंडसेट हो सकता है कि स्वीकृति पूरी तरह से आ सकती है, ये मैं मानता हूँ। और इसके लिए कक्षा में ही ये प्लान होना चाहिए। साथ ही साथ टीचर और बच्चों को कह सकते हैं इसकी हेल्प करना है, इसको जहाँ जरूरत है वहाँ मदद कीजिए, थोड़ी सी मदद, वॉशरूम जा रहे हैं तो वहाँ मदद कर दो, ले करके जाना है, थोड़ा थोड़ा सा अगर सपोर्ट होने लग जाए तो मुझे लगता है इंक्लूजन पूरी तरह से सफल हो सकता है, ये मेरा मानना है। मतलब आप Thank ये you, बोलना चाह रहे हैं शिवशंकर कि जी। मतलब प्राइमरी क्लासेस में भी इन स्ट्रैटेजीज के द्वारा इंक्लूजन सक्सेसफुल हो सकती है, आप ये मान रहे जी हैं? जी जी। अच्छा अच्छा, तो ही इज सेइंग दैट टू बी मोर स्ट्रैटेजिक इट विल मेक द डिफरेंस। ठीक है, बट वैसे टीचर्स हमें मिलते नहीं हैं, और जिसके चलते कि जब हम हायर एजुकेशन में आते हैं और ये बच्चे उतने इक्विप नहीं रहते हैं, तो हमारे हायर एजुकेशन में उन्हें बहुत असुविधाएं होती हैं, जिसके चलते उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस सफर करता है, और जिसको हम बोलते हैं ना इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्सेस क्रॉप इन। जी हाँ, बट आई एग्री विथ समथिंग दैट आप बोल रहे हैं सर कि प्राइमरी भले ही हम उनको इसमें दे सेक्लूडेड सेटिंग में दे, लेकिन सेकेंडरी एजुकेशन शुड बी इन इंक्लूसिव सेटिंग, तभी उनका जो ट्रांजिशन है फ्रॉम द स्कूल टू द कॉलेज that will become easier, and from college into your mainstream life will become far more easier. जी, मैं सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि ब्लाइंड बच्चों की या दृष्टिबाधित बच्चों की उतनी समस्या है ही नहीं। सिर्फ हमारा अगर थोड़ा सा माइंडसेट चेंज हो ना, तो मुझे लगता है कि, और अब जबकि टेक्नोलॉजी के समय में हम रह रहे हैं, टेक्नोलॉजी के साथ हैं, अब तो समस्या बिल्कुल मुझे लगता है कि कुछ भी नहीं है। अब समय बहुत चेंज हो गया है, और जितनी टेक्नोलॉजी का उपयोग दृष्टिबाधित व्यक्ति करेगा, उतनी उसकी दिव्यांगता कम होगी। एक उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए कोई कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है और वो ब्लाइंड है, ठीक है, उसको अपना मोबाइल रिचार्ज कराना है, तो या तो वो दुकान तक जाएगा, और अगर वो दुकान पे नहीं जा पा रहा तो वो खुद अगर अपने मोबाइल से रिचार्ज करेगा, तो मुझे लगता है कि उसकी जो आने जाने की समय की जो सीमा है वो बचेगी, टाइम भी बचेगा, और जो वो रास्ते का अड़चन होने वाली, बाधा होने वाली, वो भी नहीं होगी। तो क्या होगा, ब्लाइंड व्यक्ति की समस्या कुछ नहीं है, वो अपना टेक्नोलॉजी की विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी वो आराम से कर रहा है। आज हजारों लाखों किताबें एक्सेसिबल फॉर्मेट में हैं, जो हम आसानी से दृष्टिबाधित व्यक्ति को पढ़ा सकते हैं और उसको पहुंचा सकते हैं। बस हमें टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करने के लिए दृष्टिबाधित व्यक्तियों को, बच्चों को कहना होगा। अभी हाल ही में जिस तरह से ब्रेल डिस्प्ले आए हैं, जो कि छोटे बच्चे भी उपयोग कर सकते हैं, जिस तरह से मोबाइल में ब्रेल कीबोर्ड का कॉन्सेप्ट आया है, जिस तरह से टेक्नोलॉजी इतनी आसान हो गई है, तो मुझे लगता है कि मेन स्ट्रीमिंग में पहुंचने में बहुत सुविधा होगी। मैं खुद भी एक विजुअल इम्पेयर्ड व्यक्ति हूँ, और अपने फैमिली के या घर की टीवी रिचार्ज करना है तो मैं खुद अपने से कर लेता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बताना चाह रहा हूँ, इसका अर्थ ये है कि किस तरह से जो टेक्नोलॉजी है प्रेजेंट टाइम में, वो हेल्प कर रही है मेन स्ट्रीमिंग में आने के लिए। जी शिवशंकर जी, मेरा एक ये सवाल है कि ये कोविड-19 पैंडेमिक टाइम में जिस तरह से ये ओवरनाइट शिफ्ट हुआ है और सारे टीचर्स को ऑनलाइन टीचिंग पे जाना पड़ा है, हालांकि बहुत से टीचर्स ऐसे भी हैं जिनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, टेक्नोलॉजी किस तरह से यूज करे, किस तरह से ऑनलाइन टीचिंग को इफेक्टिवली कैटर करे स्टूडेंट्स के लिए, तो दृष्टिबाधित बच्चों के क्षेत्र में तो ये बहुत ज्यादा चैलेंजिंग था। तो आपको क्या लगता है कि इस टाइम में किस तरह से ब्लाइंड बच्चों को टेक्नोलॉजी कैटर कर सकती है पैंडेमिक के टाइम में? बिल्कुल, वैसे सच्चाई ये है कि इस महामारी के दौर में अगर सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले व्यक्ति अगर संक्रमित हो सकते हैं, या सबसे ज्यादा दिक्कत अगर किसी वर्ग को है, तो वो दृष्टिबाधित वर्ग को है। क्यों? क्योंकि स्पर्श जो है, उंगली का टच सेंस जो है,
वो हमारा वर्ग का बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है और ज्यादा करके एक प्रकृति होती है दृष्टिबाधित व्यक्ति की टच करने की, तो सबसे ज्यादा प्रभावित होने की संभावना दृष्टिबाधित वर्ग को है, ये बात तो सच है। अब टेक्नोलॉजी के इस जमाने में हम और इस महामारी के दौर में जब घर बैठे हैं, तो हम कैसे शिक्षा को प्रभावी बना सकते हैं, उसके लिए हम लोगों ने कुछ प्रयास किए थे। अप्रैल महीने में व्हाट्सएप ग्रुप बनाए थे कक्षाओं के, जैसे 9, 10, 11, 12 जो मैं बड़ी कक्षाओं को पढ़ाता हूँ, और व्हाट्सएप ग्रुप पर हम लोग इधर से वॉइस रिकॉर्ड करके भेजते थे और बच्चों को समझाते थे, और बच्चे आराम से सुनते थे और सुन करके उनको अगर कुछ डाउट लगता था तो वो रिस्पॉन्स करते थे। इसी तरह से स्कूल में भी 6ठी क्लास है, 5वीं क्लास है, अब ठीक है बच्चों को होमवर्क देना है तो आप कभी कविता दे दीजिए कि चलिए आप ये वाली रिमझिम किताब की जो बारिश कविता है इसको कल सुनाएंगे और व्हाट्सएप पे अपने पेरेंट्स को बोल के रिकॉर्ड करके मुझे भेजेंगे। ये कह दिया तो बच्चा उधर से रिप्लाई करेगा। इसी तरह से इंग्लिश का कोई ग्रामर दे दिया, कुछ इंग्लिश में ऐसे दे दिया, हिंदी में ऐसे दे दिया, कोई और सब्जेक्ट है तो उन सब्जेक्टों को दे दिया, वो व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। साथ ही साथ आजकल गूगल मीट, जूम ऐप ऐसे हो गए हैं जिससे हम डायरेक्टली बच्चों के साथ और उनके पेरेंट्स के साथ जुड़ सकते हैं और जुड़ करके अपनी टीचिंग करा सकते हैं। कि मान लीजिए हमें बच्चों को कोई एक्टिविटी सिखानी है, छोटा बच्चा है उसको एक्टिविटी सिखानी है, तो यहीं से हम स्टेप बता सकते हैं और उसको वीडियो के माध्यम से पेरेंट्स को बताएं और पेरेंट्स बच्चों को सिखा सकते हैं। तो हम लोग समय के हिसाब से चलें तो मुझे लगता है बहुत अच्छा होगा। और ये सच है कि टेक्नोलॉजी तो सीखनी पड़ेगी, वो पेरेंट्स को भी सीखनी पड़ेगी, बच्चे को भी सीखनी पड़ेगी और शिक्षक को भी सीखनी पड़ेगी। तो शिक्षकों को मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अगर दृष्टिबाधित बच्चा है तो उसको टेक्नोलॉजी सिखाने में बहुत टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी सीख लेते हैं, क्योंकि मेमोरी पावर सबका समान होता है, सबका समान होता है ना, दृष्टिबाधित व्यक्ति का भी बराबर होता है, कम नहीं होता है। ठीक है, वो भी वैसे ही सीखेंगे जैसे आम बच्चे सीखते हैं, बस थोड़ी सी हमें मीडिएटर लर्निंग पे ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। और अगर हमने मीडिएटिंग लर्निंग को ठीक से करा और टेक्नोलॉजी की मदद ली तो मुझे लगता है समस्या का समाधान लगभग हो जाएगा। कुछ समस्या हल्की फुल्की रहती है तो वो तो आज भी है, आप लोगों के साथ भी है। किसी का यहाँ पर नेटवर्क नहीं है तो वो नहीं जुड़ पाएंगे इस मीटिंग में, किसी का मोबाइल डिस्चार्ज हो गया तो वो नहीं जुड़ पाएंगे। तो समस्या तो चलती रहेगी, लेकिन समस्या का समाधान हमें ही करना होगा और उसके तरीके हमें ही ढूंढने होंगे। जी शिवशंकर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे तरफ से हम लोग सारे पैनलिस्ट आपकी पूरी चर्चा से हम लोग बहुत कुछ सीखे हैं और बहुत 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 साधुवाद हमारी तरफ से कि आपने